तो पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में एक सवाल बार बार गूंज रहा है। सवाल ये है कि क्या देश की सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के अंदर सत्ता का संतुलन बदल रहा है? क्या कोई नया पावर सेंटर बन रहा है? मतलब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली और लखनऊ के नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक है या फिर कोई दरार आ रही है? क्या सत्ता का जो केंद्र दिल्ली में है वो धीरे धीरे लखनऊ की तरफ खिसक रहा है? चलिए इस पूरी राजनीतिक पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाल के कुछ विवादों पर योगी आदित्यनाथ का जो आक्रामक रुख रहा है उसने राजनीति के जानकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं उनकी प्राथमिकताएं अब केंद्र से अलग तो नहीं हो रही हैं, और यही एक संभावित दरार का संकेत दे रहा है। लेकिन किसी भी संभावित उत्तराधिकारी की बात करने से पहले एक बेंचमार्क सेट करना जरूरी है। वो बेंचमार्क जिसके आधार पर किसी भी नेता को परखा जाएगा, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय जनता के साथ जो कनेक्शन है वो इतना गहरा है कि उनकी लोकप्रियता को ऐतिहासिक माना जाता है। उनकी तुलना अब नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं से होती है, जो उन्हें देश के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक बनाती है। अगर उनकी राजनीतिक यात्रा पर एक नज़र डालें तो वो चुनौतियों से भरी रही है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों के बाद भी उन्होंने 2019 में पहले से भी बड़े जनादेश के साथ वापसी की। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, अगले चुनाव तक वो लगभग 74 साल के हो जाएंगे। और यहीं से उत्तराधिकार का सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी में एक अनऑफिशियल नियम जैसा है, जहां 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल जैसी सलाहकार भूमिकाओं में भेज दिया जाता है। तो अगर ये नियम प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होता है तो फिर अगला कौन? अब आते हैं उस दावेदार पर जिनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ समानताएं काफी हद तक हैरान करने वाली हैं। जी हां, बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की। इसका एक बड़ा संकेत इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मिलता है। जब लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद कौन है, तो नतीजे काफी दिलचस्प थे। 14% लोगों ने मोदी को चुना, लेकिन ठीक उनके पीछे 11% के साथ योगी आदित्यनाथ दूसरे सबसे पसंदीदा नेता बनकर उभरे। लेकिन ये सिर्फ लोकप्रियता की बात नहीं है। अगर हम देखें तो उनकी जो पॉलिटिकल प्लेबुक है, मतलब काम करने का तरीका, उसकी जड़ें भी काफी मिलती जुलती हैं। चाहे वो भाषण देने का अंदाज हो, विचारधारा हो या फिर पब्लिक इमेज हो। दोनों ही नेता अपनी भाषण कला के लिए जाने जाते हैं। वो जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं और उनके भाषण भीड़ में एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। खास तौर पर योगी की भाषण शैली तो प्रधानमंत्री मोदी के उन शुरुआती दिनों की याद दिलाती है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एकदम सीधी, आक्रामक और बिना किसी लाग लपेट के। दोनों नेताओं के समर्थक उन्हें एक कर्मयोगी के तौर पर देखते हैं, मतलब एक ऐसा निस्वार्थ कार्यकर्ता जो अपनी पर्सनल लाइफ या परिवार से भी ऊपर अपने कर्तव्य को रखता हो। और ये कर्मयोगी वाली इमेज कई बातों से बनती है। दोनों ने ही पारिवारिक जीवन को एक तरह से त्याग दिया है। योगी तो अविवाहित और ब्रह्मचारी हैं। दोनों को भ्रष्टाचार मुक्त माना जाता है। उनके समर्थक तो यहां तक कहते हैं कि योगी इतने सादे हैं कि उनके कुर्ते में जेब तक नहीं होती। उनका पर्सनल डिसिप्लिन भी काफी हद तक एक जैसा है। दोनों अपने एनर्जी बनाए रखने के लिए योग करते हैं, सादा शाकाहारी भोजन करते हैं और उनका दिन बहुत जल्दी शुरू होता है। कहा जाता है कि योगी का दिन सुबह 4 बजे और मोदी का 5 बजे। ये बातें उनकी एक अथक लोक सेवक वाली छवि को और भी मजबूत करती हैं। लेकिन इन सब समानताओं के अलावा योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फायदा शायद उनकी उम्र है। जब ये विश्लेषण किया गया था तब वो सिर्फ 49 साल के थे। ये उन्हें पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं पर एक बड़ी बढ़त देता है, जैसे कि राजनाथ सिंह जो 2024 तक 73 साल के हो जाएंगे। लेकिन इतनी सारी समानताओं के बावजूद योगी आदित्यनाथ के लिए टॉप तक का रास्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनके सामने भी कुछ बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। दोनों नेताओं में सबसे बड़ा फर्क तो उनकी राजनीतिक पहुंच और पब्लिक इमेज का है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अब एक नेशनल और ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी हैं जिनकी लोकप्रियता अभी भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट तक ही सीमित है। साथ ही मोदी की छवि आधुनिक और टेक्स हेवी है, जबकि योगी की छवि ज्यादा पारंपरिक और सरल है। तो योगी के सामने चुनौतियां कई हैं। एक तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की कमी, दूसरा उनकी अपील जो अभी सीमित है, और तीसरा उनकी आक्रामक छवि जो भारत जैसे विविधता वाले देश में एक बाधा बन सकती है।
इतना ही नहीं, कुछ विश्लेषक तो उन सर्वे पर भी सवाल उठाते हैं जो उनकी लोकप्रियता दिखाते हैं। और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो पार्टी के अंदर ही है। टॉप पद के लिए ये दौड़ खाली नहीं है। बीजेपी के अंदर ही कई और शक्तिशाली और अनुभवी नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। इस दौड़ में सबसे बड़ा नाम है गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्हें पार्टी का चाणक्य माना जाता है और जिनकी संगठन पर पकड़ बहुत मजबूत है। उनके अलावा नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी हैं जिनके पास प्रशासन का एक लंबा और सफल अनुभव है। तो इन सब बातों के बाद आखिर ये उत्तराधिकार का सवाल जाता कहाँ है? चलिए इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है उनकी युवावस्था, उत्तर प्रदेश का मजबूत आधार जहां से 80 सीटें आती हैं, और उनकी कर्मयोगी वाली छवि। लेकिन उनके खिलाफ है उनकी सीमित राष्ट्रीय अपील, पार्टी के अंदर ही मजबूत प्रतिद्वंदी और एक ऐसी छवि जिसे कुछ लोग भारत जैसे देश के लिए बहुत ज्यादा कट्टरपंथी मान सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस पर एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। उनका मानना है कि भारत जैसे विविधता भरे देश का नेतृत्व करने के लिए एक नेता को अपनी कट्टरता को थोड़ा संतुलित करना पड़ता है, उसे नरम करना पड़ता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक किया और जिसे योगी आदित्यनाथ को अभी करना बाकी है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगला नेता नियुक्त किया जाएगा या फिर उसे ये पद अपनी काबिलियत से अर्जित करना पड़ेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।